हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए हमने यूनिट सेकंड शुरू की थी, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हमने बहुत कुछ हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं हम? आइसोमेरिज्म देख चुके हैं, कितने टाइप की होती है वो देख चुके हैं। और उसमें हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल में स्टडी करना था, तो उसमें हमने दो तरह की आइसोमेरिज्म देखी, कॉन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। तो कन्फॉर्मेशनल में हमने देखा था कि क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन की वजह से अलग अलग क्या कहते हैं कन्फर्मेशंस बनती हैं, यानी एक समावयवी दूसरे समावयवी में चेंज हो जाता है। तो जो केवल सिंगल बॉन्ड से होती है वो होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक होती है जहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं हम कन्फिगरेशन। और ये दो टाइप की होती है, प्रकाशिक और ज्यामितीय। तो हमने प्रकाशिक शुरू की थी, प्रकाशिक को हमने डिटेल में देखा था। तो देखा था कि प्रकाशिक समावयवता क्या होती है और किन मॉलिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है, वो सब कुछ हमने डिटेल्स में देखा था। और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इनैंशियोमर्स देखे थे जो एक दूसरे की क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और वो भी कैसी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो वो कहलाते हैं इनैंशियोमर्स। ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं हम, डायस्टीरियो आइसोमर्स। और एक हमने देखे थे मीजो। मीजो में क्या थे कि उनमें कायरल सेंटर होते हुए भी, यानी कि असममित कार्बन परमाणु होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर असममित कार्बन परमाणु तो होने ही चाहिए थे, एक से ज़्यादा। साथ में एक और चीज़ मौजूद थी, क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि हमेशा मौजूद रहेगी। कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ज़रूर मौजूद रहेगी। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज़्यादा असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है और सममिति का तल भी उपस्थित होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मीजो यौगिक। क्या बोलते हैं हम उन्हें? मीजो यौगिक, मीजो कंपाउंड्स। ठीक है। अब हम जो आज देखने वाले हैं वो है नामकरण। नामकरण मतलब जो हमारे प्रकाशिक समावयवी, ये तो हमने देख लिए किन मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया वो प्रकाशिक समावयवी है, उसका नामकरण हम कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो जो नामकरण के लिए हम दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, विन्यास जो होते हैं यौगिकों का, जो विन्यास होगा वो दो तरीके का होगा। एक होता है, दिखते हम कौन कौन से होते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नामकरण है विन्यासों का। प्रकाशिक समावयवियों का नामकरण कैसे करते हैं, तो ये उनके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, उनके विन्यास पर डिपेंड करता है। क्या मतलब है इसका? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रकाशिक समावयवियों का विन्यास निर्धारित, समावयवियों का विन्यास निर्धारित करने के लिए, प्रकाशिक समावयवियों का विन्यास निर्धारित करने के लिए दो विधियां यूज की जाती हैं, दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, यानी विन्यास जो होगा प्रकाशिक समावयवों का वो दो तरीके का होगा। देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास किसका, प्रकाशिक समावयवियों का। कॉन्फ़िगरेशन विन्यास जो होता है वो दो तरीके का होगा, दो तरीके का होगा। ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक कैसा होता है, एब्सोल्यूट, और एक होता है रिलेटिव। एक क्या होता है, रिलेटिव। विन्यास जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, किसका विन्यास, प्रकाशिक समावयवियों का। प्रकाशिक समावयवियों का जो विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं आपेक्षिक, इंग्लिश में इसी को बोला जाता है रिलेटिव। एक होता है आपेक्षिक विन्यास, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को बोलते हैं हम डीएल नोटेशन। डीएल नोटेशन, या हिंदी में बोलूं तो डीएल विधि। जो हम एक नामकरण की विधि यूज करेंगे, एक तो होगी आपेक्षिक विधि,
जिसको हम बोलते हैं डीएल नोमेनक्लेचर, डीएल नोटेशन या डीएल विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं डीएल नोटेशन या डीएल विधि, यानी कि हम यौगिकों को डी या एल में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, उनका नामकरण कैसे करेंगे, डी और एल के रूप में। लेकिन हर यौगिक का डी एल यानी कि डी एल नोटेशन नहीं दिया जाता। ये जो डी एल नोटेशन है ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। कहाँ पर यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट रसायन, यानी कि जो आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड्स, ये उन सभी के अंदर तो आपने देखा होगा, ऐसे पढ़ा होगा ना, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी मेनोज, डी फ्रक्टोज। तो यहाँ पर क्या यूज़ होती है, डी और एल नोटेशन। तो ये जो हम डी और एल का यूज़ करते हैं वो हम केवल कहाँ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेटों का नामकरण करना होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं हम कौन सा, आपेक्षिक विन्यास, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं डी एल नोटेशन या डी एल विधि। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एक आपेक्षिक है, तो दूसरा क्या होगा, निरपेक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। क्या है, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, या इसी को बोलते हैं हम आरएस नोमेनक्लेचर, आरएस नामकरण विधि। कौन सी विधि, एक होती है डीएल नामकरण विधि, एक जो विन्यास होगा प्रकाशिक समावयव का वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो हो सकता है आपेक्षिक और दूसरा होता है एब्सोल्यूट निरपेक्ष। आपेक्षिक विन्यास होगा तो हम कौन सी विधि यूज करते हैं, डीएल नामकरण विधि यूज करते हैं। अगर आपेक्षिक विन्यास है तो हम क्या यूज करेंगे, डीएल नामकरण विधि यूज करेंगे। और अगर निरपेक्ष विन्यास एब्सोल्यूट है तो हम कौन सी विधि का यूज करते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर विधि। और ये जो आरएस नोमेनक्लेचर विधि है वही हम यूज करते हैं ज्यादातर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। ये वाला विन्यास केवल कहाँ लगता है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। ये वाला विन्यास कहाँ पर यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री मतलब जहाँ पर हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब का नामकरण करते हैं तो डी और एल से करते हैं ना, तो वहाँ पर यूज़ होता है। और बाकी जो भी हम कंपाउंड्स में नामकरण करते हैं वो कौन सी विधि से करते हैं, आर एस। सबका हम क्या निकालते हैं, आर या एस निकालते हैं। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। शुरुआत सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे, डी एल से करेंगे। कहाँ से करेंगे, डी एल से, फिर आर एस पर जाएंगे। डी एल ईजी है, जल्दी हो जाएगी, ईजी तो आर एस भी है, लेकिन पहले हम डी एल को सीखेंगे फिर आर एस को। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डी एल नामकरण विधि, डी एल नोमेनक्लेचर। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ में। ये भी डी एल है और एक डी एल ये होता है ना। एक तो हमने कैपिटल डी और कैपिटल एल बनाया और एक स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है। तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आप इन दोनों को आपस में मत जोड़िएगा कि जो डी है वो कैपिटल डी है और जो स्मॉल एल है वो कैपिटल एल है ना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। डी और एल क्या है, नामकरण, और ये किसको प्रदर्शित करते हैं, ये तो पीपीएल के रोटेशन को प्रदर्शित करते हैं। ये तो क्या है, केवल रोटेशन है पीपीएल की। जो प्रकाशिक समावयवी क्या करते हैं, पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये प्रदर्शित करते हैं कि मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। तो ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्मॉल डी और स्मॉल एल जो होते हैं वो पीपीएल के रोटेशन को बताते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। और ये जो डी और एल है ये नामकरण है, नोमेनक्लेचर है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट दिया है वो डी है या एल है। ठीक है, उसका इसकी रोटेशन एंगल से, डी और एल का रोटेशन एंगल से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास डी ग्लूकोज दिया हुआ है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर हमें डी ग्लूकोज दिया है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होगा। अगर डी ग्लूकोज दिया हुआ है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो लीवो रोटेटरी भी हो सकता है ना। तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन मत जोड़िएगा आप लोग, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं।
तो हम लिख सकते हैं कि इस विधि द्वारा विन्यास प्रकट करने के लिए दो नोटेशन यूज कर दी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो कैपिटल डी और दूसरी कैपिटल एल, संकेतन यानी कि नोटेशन। नोटेशन को हिंदी में बोलते हैं संकेतन। तो डी और एल नोटेशन का यूज किया जाता है। तो डी व एल संकेतन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो डी और एल नोटेशन थी, एक साइंटिस्ट थे रोजनॉफ। कौन थे? रोजनॉफ, उन्होंने दी थी। ठीक है, और एक थे एमाइल फिशर। ठीक है, तो रोजनॉफ, एमाइल फिशर। तो क्या हुआ, जो एमाइल फिशर थे उन्होंने क्या माना, उन्होंने विन्यास को निर्धारित करने के लिए क्या चुना? एक साइंटिस्ट थे, कौन? एमिल फिशर थे। एमिल फिशर और एक थे रोजनॉफ। ठीक है, एमिल फिशर और रोजनॉफ ने क्या किया? विन्यास को निर्धारित करने के लिए एक स्टैंडर्ड चुना। क्या किया? स्टैंडर्ड। अब हमको डी और एल बताना है तो किसी आधार पर तो बताना होगा। एक आधार तो चाहिए हमें, एक स्टैंडर्ड, एक मानक तो चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप टेम्परेचर नापते हो, किसी को बुखार है तो आपको टेम्परेचर नापते हो तो कोई एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, कि हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 97.6 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो देखिए वहाँ पर हमने स्टैंडर्ड क्या लिया? फ़ारेनहाइट में लिया। तो कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। किसी का हम नामकरण करेंगे डी और एल के, सपने में उठकर ऐसे ही कर देंगे कि ये डी है भाई, मैं तो सो रही हूँ, मेरे को ये डी है और ये एल, ऐसे नामकरण कर देंगे? नहीं ना, कुछ आधार तो होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो हमने आधार क्या माना यहाँ पर डी एल और एन नोटेशन के लिए? किसको आधार माना? ग्लिसरॉल्डिहाइड को। इंग्लिश में लिख देती हूँ। कौन? ग्लिसरॉल्डिहाइड। किसको माना? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड, या इसको आप क्या बोलते हो? ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोलते हो। तो किसको आधार माना? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका हिंदी में बोलेंगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को क्या माना? मानक चुना है। तो एमाइल फिशर, जो साइंटिस्ट थे एमाइल फिशर और रोजनॉफ ने क्या किया? विन्यास को निर्धारित करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए था, एक मानक चाहिए था, एक स्केल चाहिए था। तो इन्होंने मानक के तौर पर किसको चुना? ग्लिसरॉल्डिहाइड को। जितनी भी शुगर होती हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि मैंने बोला, ये जो डी और एल नोमेनक्लेचर है कहाँ यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। और जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, सारे कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं, लेकिन जो शुगर है मोनोसेकेराइड, जितनी भी हमारी मोनोसेकेराइड शुगर हैं, शर्कराएं हैं, वो किससे व्युत्पन्न मानी जाती हैं? किससे पैदा हुई मानी जाती हैं? ग्लिसरॉल से। किससे? एक मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल से क्या बनता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो किससे मानी जाती है? उनका उद्गम हम किससे मानते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड से मानते हैं। किससे मानते हैं उनका उद्गम? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका उद्गम हम किससे मानते हैं? जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनका उद्गम हम ग्लिसरॉल्डिहाइड से मानते हैं। ये आप, मैं जो बोल रही हूँ ये आप थर्ड ईयर में जाकर समझोगे, जब आप कार्बोहाइड्रेट एक नाम का चैप्टर आएगा, जब वो पढ़ोगे तब। तो मैं ये क्या कह रही हूँ, क्या होता है, ये आपको उस टाइम समझ में आएगा कि क्यों कह रही हूँ मैं ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से व्युत्पन्न है। क्योंकि हमने पेरेंट जो माना है, मानक जो माना है, वो किसको माना है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड? मैं एक फॉर्मूला लिख दूँ, क्या होता है? ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड हिंदी में बोलूँ तो ग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, हिंदी में लिखूँ तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको मानक माना है, लेकिन इसको मानक कैसे मान सकते हैं? यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा डी और डी है या एल है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये तो केवल इसका फॉर्मूला लिखा है हमने, ये तो केवल इसका क्या लिखा है? केमिकल फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब ये किसी रिप्रेजेंटेशन में तो दिखाना पड़ेगा इसको। मैंने शुरुआत में आपको 4 तरह की रिप्रेजेंटेशन इसीलिए पढ़ाई थी। किस लिए पढ़ाई थी? कौन कौन सी थी? वेज, या तो मैं इसको वेज में प्रदर्शित करूं,
या तो फिर मैं क्या करूँ, न्यूमैन में लिखूँ इसे, या तो फिर मैं इसे किस में प्रदर्शित करूँ। जब भी हम नामकरण करेंगे, आप देखोगे जब भी हम नामकरण करेंगे तो किसी ना किसी मॉलिक्यूल जो होगा वो किसी ना किसी रिप्रेजेंटेशन में दिया गया होगा, या तो वेज में दिया होगा, या फिशर में दिया होगा, या साहॉर्स में, या न्यूमैन। साहॉर्स और न्यूमैन में तो नहीं देखेंगे आप, जब करोगे नामकरण तो आपको ज़्यादातर जो मिलेंगे वेज में मिलेंगे या फिशर में मिलेंगे, वेज या फिशर में। तो यहाँ पर इसको हम किस में प्रदर्शित करें, वेज रिप्रेजेंटेशन में करें या फिशर में। तो ये जो साइंटिस्ट थे रोजनॉफ, इन्होंने किसको चुना, कौन सी रिप्रेजेंटेशन को चुना, फिशर रिप्रेजेंटेशन को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी व एल निर्धारित करने के लिए कौन सी रिप्रेजेंटेशन को चुना गया, फिशर रिप्रेजेंटेशन को चुना गया। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम किस में लिखेंगे, फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। ये होती है ना फिशर 2D रिप्रेजेंटेशन। फिशर क्या होती है, 2D रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं, याद हो अगर आपको, मैंने बताया था ये जो दो तरीके के बॉन्ड हैं ये तो होते हैं एबव द प्लेन। ये क्या होते हैं, एबव द प्लेन। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री बताऊं इसकी तो ये एबव द प्लेन होते हैं, और ये जो दो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, बिलो द प्लेन होते हैं। याद है ना, आपको बताया था मैंने रिप्रेजेंटेशन में, याद ही होगा। तो इस मॉलिक्यूल को मुझे क्या लिखना है, फिशर में लिखना है। और जब मैं इस मॉलिक्यूल को फिशर में लिखूंगी तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब आप मॉलिक्यूल को फिशर में लिख रहे हैं, कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है और आपसे कहें कि इसका फिशर रिप्रेजेंटेशन बनाओ, जैसे कि ये मॉलिक्यूल दे दिया और मैं कहूँ इसको फिशर में लिखो, तो कैसे लिखोगे, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, पहली बात कि जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल को फिशर में लिखना है, जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल को फिशर में लिखना है, फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ होने चाहिए, वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए। यहाँ पर दो तरह की लाइन दिख रही होंगी ना, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम, कौन सी है ये, वर्टिकल। ये कौन सी है, वर्टिकल। और ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो दो तरह की लाइनें होती हैं यहाँ पर, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो ज़्यादातर जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकें सारे कार्बन एटम कहाँ पर रखने होते हैं, वर्टिकल पोजीशन पर। कैसे रखने होते हैं, वर्टिकल पोजीशन पर। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मैं क्या करूँगी, तीनों के तीनों कार्बन को कहाँ रखूँगी, वर्टिकल पोजीशन में रख दिए मैंने। तीनों कार्बन क्या रखे हैं, वर्टिकल पोजीशन में रखे हैं। ठीक है, रख दिए। अब ये 3 कार्बन 3 तरह के हैं। पहला तो है CH2H, दूसरा है CHOH और तीसरा है CHO। तो मैं CHO को कहाँ रखूँ, CHO को नीचे रखूँ या CHO को ऊपर रखूँ, CH2H को नीचे रखूँ या CH2H। तो दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीकृत है, उसको हम टॉप पर रखते हैं। टॉप पर कौन सा कार्बन आता है, टॉप पर वो कार्बन आएगा जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा कार्बन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा है, CHO। CHO ग्रुप जो है वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, यानी ये वाला जो कार्बन है ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीकृत है। सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा ना ऑक्सीकरण, तो 12th में बहुत पढ़ा होगा, 12th में कुछ तो पढ़ा होगा। आपने देखा होगा एल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। यानी कि इससे ज़्यादा ऑक्सीकृत कौन होगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को कहाँ रखना है, जो मोस्ट ऑक्सीकृत ग्रुप है उसको कहाँ रखना है, टॉप पर। और जो लीस्ट है, सबसे कम है, उसको कहाँ रखना है, बॉटम पर। तो CHO कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और CH2H। अगर CHO ऊपर आ गया तो नीचे कौन आ जाएगा, CH2OH। अब बात आती है OH और H की। तो एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। OH तो इधर भी आ सकता है और OH इधर भी आ सकता है। अब OH की पोजीशन पर डिपेंड करता है D और L। यहाँ पर OH की पोजीशन बताएगी कि हमें इसे D नाम देना है या L नाम देना है। ठीक है, तो जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को D और L देखने से पहले
जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल को फिशर में लिखना है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ होने चाहिए, वर्टिकल पोजीशन पर होने चाहिए, पर होने चाहिए। दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल पोजीशन पर होने चाहिए। यानी कार्बन, जो भी कार्बन होंगे हमको उन्हें कैसे रखना है, वर्टिकल रखना है, इस वर्टिकल लाइन पर रखना है। कार्बन को ऐसे अरेंज नहीं करेंगे कि आप यहाँ कार्बन रख दो, यहाँ कार्बन रख दो और यहाँ OH लगा दो, ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं रखना है कार्बन को, हमेशा कहाँ रखना है, वर्टिकल लाइन पर, ठीक है। और दूसरा कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड या मोस्ट, ऐसे लिख दूं, सर्वाधिक ऑक्सीकृत कार्बन को कहाँ रखते हैं, टॉप पर रखते हैं। इन दो बातों का ध्यान रखना है आपको। जब भी आप फिशर में किसी मॉलिक्यूल को लिखते हैं तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है आपको। किसी मॉलिक्यूल को फिशर में लिखते टाइम इन दो बातों का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ होने चाहिए, वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए, और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, जो सर्वाधिक ऑक्सीकृत कार्बन है, वो कहाँ होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। अब हम देखते हैं डी और एल, ठीक है। इनको अब हम डी और एल कैसे कहेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड को किस में लिखा, फिशर में लिखा, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सी रिप्रेजेंटेशन को चुना था, उन्होंने फिशर रिप्रेजेंटेशन को चुना। तो हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड को फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया। जब हमने इसको फिशर में लिखा तो हमको दो तरह के विन्यास प्राप्त हो रहे थे। जैसे ही हमने इसको फिशर में लिखा, दो तरह के विन्यास प्राप्त हो रहे हैं। एक में OH जो है वो मेरी, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ तो राइट हैंड साइड पर है, एक में OH कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर है, और एक में OH कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर। एक में OH जो है वो राइट हैंड साइड पर है, राइट साइड में है, और एक में OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेफ्ट में है। तो अगर विन्यास दो तरह के हैं तो इनका नाम भी दो तरीके का रहा जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हमें किस पर ध्यान देना है, हमें इस पर ध्यान देना है। जब भी हम डी और एल का नामकरण करेंगे, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को डी या एल कहेंगे, किसी को भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, उनको डी या एल में क्लासिफाई करना है, उनको नामकरण देना है डी या एल का, तो हमको इस चीज़ पर ध्यान देना है, इतने पर, सिर्फ इस कार्बन पर नहीं बल्कि इसके लास्ट वाले, जो सबसे लास्ट वाला कार्बन होगा CH2OH, उस पर, और उससे जस्ट एडजेसेंट मतलब उसके अगले वाले कार्बन पर ध्यान देना है। एक तो हमें CH2OH वाले कार्बन पर और उसके जस्ट अगले वाले कार्बन पर ध्यान देना है। अगर ऑक्सीजन CH2OH के कौन सी साइड पर है, राइट साइड पर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहेंगे हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डी, किस आधार पर, क्योंकि इसमें OH ग्रुप क्या, कौन सी साइड पर है, राइट साइड पर है। CH2OH से जुड़ा हुआ कार्बन का OH ग्रुप अगर राइट साइड पर हो, कौन सी साइड पर हो, राइट हैंड साइड पर हो, तो इसे क्या कहेंगे हम, डी। और अगर CH2OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन, पहला कार्बन CH2OH ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन यानी एडजेसेंट कार्बन पर अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर हो, अगर OH ग्रुप कौन सी साइड पर हो, लेफ्ट साइड पर हो, तो इसका नाम हो जाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको हमने पेरेंट माना और इसमें देखा अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे डी, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो उसको बोलेंगे एल। तो आप नाम याद रख सकते हैं ना, डी और एल। लेफ्ट, अगर लेफ्ट में होगा तो सीधी सी बात है एल, एल लेफ्ट से क्या होता है, एल। लेकिन अगर राइट में होगा तो क्या हो जाएगा, डी। बस राइट वाले में डिफरेंट है, लेकिन लेफ्ट वाला तो आपको याद रह ही सकता है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट पे रहेगा, अगर OH ग्रुप कहाँ रहेगा, लेफ्ट पे रहेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल। और अगर OH ग्रुप राइट पे रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो इसको हमने पेरेंट यूनिट मानकर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं नोट किया तो जल्दी से नोट करो। ये ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसे मिटा रही हूँ। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि OH समूह कौन से हाथ की ओर होता है, सीधे हाथ की ओर, यानी राइट हैंड साइड है, सीधे हाथ की ओर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे डी ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। यदि कहाँ होता है, सीधे हाथ की ओर, यानी कि राइट हैंड साइड। अगर OH ग्रुप कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर है, राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में है, तो उसे क्या बोलेंगे, डी। और यदि OH ग्रुप कौन से, उल्टे हाथ की ओर होता है, तो उसे एल ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। कैसा होगा, उल्टे हाथ की ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि यहाँ पर दिया है। हमें केवल ध्यान कहाँ पर रखना है, केवल इस ग्रुप पर ध्यान रखना है, CHO से कोई लेना देना नहीं है, केवल इतने पर ध्यान देना है। अगर OH ग्रुप कौन से हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, तो OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है, राइट हैंड की तरफ है, तो D। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड की साइड है, अगर OH ग्रुप कहाँ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसे क्या कहते हैं, एल ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। और इसी को हमने स्टैंडर्ड माना, और इसी को स्टैंडर्ड मानकर हम विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो हमें दिए जाते हैं उनका नामकरण करते हैं D या L में। जैसे इतना समझ में आया, जिस तरह से हमने ग्लिसरैल्डिहाइड में D और L लिए हैं, उसी तरह से हम जो कार्बोहाइड्रेट जो भी हमें दिए जाएंगे उनका हम नोमेनक्लेचर करेंगे D और L में, इस ग्रुप को देखकर, जो नीचे वाला ग्रुप है। अगर OH राइट साइड में होगा तो वो D हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो L। तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड को हमने क्या माना था, स्टैंडर्ड, पेरेंट, स्टैंडर्ड माना था, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है, CH2OH, ठीक है, ये है इरीथ्रो। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इरीथ्रो और थ्रियो क्या होते हैं, ठीक है, और इरीथ्रो थ्रियो का भी नामकरण में यूज़ किया जाता है। तो ये है, चलो मान लो अभी हम इसको नाम नहीं दे रहे, क्योंकि इरीथ्रो थ्रियो में आगे पढ़नी है, तो मैं इसको नाम नहीं दे रही हूँ इरीथ्रो या थ्रियो, बस मैं हम देखना है कि ये D है या L है, ठीक है। तो हमको किस पर नज़र रखनी है, ये बिल्कुल ग्लिसरैल्डिहाइड जैसा है, बस इसमें क्या चेंज है, एक ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है तो ग्लिसरैल्डिहाइड के जैसा, बस इसमें क्या है, एक कार्बन बढ़ा हुआ है। ग्लिसरैल्डिहाइड में कितने थे, 3, और यहाँ पर कितने हैं, 4 कार्बन। तो फिर यहाँ पर भी OH ग्रुप है, यहाँ पर भी OH ग्रुप है, एक हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी OH ग्रुप है, एक में OH ग्रुप इस साइड है, एक में OH ग्रुप इस साइड है। यहाँ तो चलो दोनों OH ग्रुप एक साइड है, तो हम नामकरण दे सकते हैं DL। यहाँ तो एक अपोजिट है, तो फिर हम नामकरण कैसे देंगे, अरे जब हम नामकरण करते हैं D और L, तो हम सारे समूहों पर, सारे कार्बन से जुड़े हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ध्यान नहीं देते। मैंने कितने यूनिट को बॉक्स में बंद किया था, केवल इतने भाग पर ध्यान देना है। चाहे कोई भी शुगर दी गई हो हमें, चाहे कोई भी शुगर दी गई हो, हमें केवल इस भाग पर ध्यान देना है। कौन सा, CH2OH और उससे नेक्स्ट कार्बन, अगला कार्बन CHOH, केवल इस पर ध्यान देना। CH2OH और उसके जस्ट अगला वाला कार्बन CHOH, केवल इन पर ध्यान देना, और इन्हीं के आधार पर हम बताएंगे ये D होगा या L। तो अगर मैं इसमें देखूं तो OH ग्रुप कौन से हाथ की तरफ है, OH ग्रुप कहाँ पर मौजूद है, OH ग्रुप कहाँ है, OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। OH ग्रुप कहाँ है, मेरे राइट हैंड साइड पर है, मेरे राइट हैंड साइड पर है, तो ये क्या होगा, D। ये क्या होगा, D शुगर होगा, ये जो भी होगा D, इसका जो भी नाम होगा, ये क्या है, D शुगर है, ठीक है। अगर इसमें भी देखूं तो OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड पर है, तो ये भी क्या होगा, D। अगर मैं इसे देखूं, यहां देखूं तो यहाँ पर OH ग्रुप किधर है, इसी पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर OH ग्रुप किधर है, लेफ्ट साइड में, तो ये इसका नाम क्या होगा, L। जो भी होगा, ये जो भी शुगर है, ये कैसी शुगर होगी, L शुगर, ठीक है। तो इस तरह से मैं D और L दे सकती हूँ। और आपको याद रखना होगा, ठीक है, आपको याद रखना होगा, जैसे
मैं इसको मिटा देती हूँ अभी, ठीक है। एक चीज़ बतानी है, उसके लिए मैं इन दोनों को लिखती हूँ पहले। ये कैसा है, ये दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, कनेक्टिविटी भी समान है, बस क्या है, ग्रुप का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ठीक है। अगर इसमें देखूं तो ये दोनों कुछ एक जैसे नहीं लग रहे, हमने मिरर इमेज बताई थी ना आप लोगों को, मिरर इमेज, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है ना, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी तो ऐसी बनेगी, OH ग्रुप है तो OH ग्रुप इस साइड है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर CHO है, इधर CH2H, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। ये कैसा है, ये है D, इसमें OH ग्रुप किधर है, राइट साइड है, तो ये क्या है D, और इसमें OH ग्रुप किधर है, इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, तो ये क्या है L। तो ये जो D और L एक ही मॉलिक्यूल के, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, मॉलिक्यूल क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। इनके ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। वो कैसी मिरर इमेज है वो हम बाद में देखेंगे, कैसी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये दोनों आपस में, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी ये दोनों आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स हैं, है ना, क्या है आपस में, इनेंशियोमर्स हैं। एक D है, एक का नाम क्या है D और एक का नाम है L, दोनों सेम है, तो D की मिरर इमेज कौन होती है, L, L की मिरर इमेज कौन होती है, D। कहने का मतलब ये है कि D की मिरर इमेज L होती है, L की मिरर इमेज D होती है। या मैं ऐसे लूँ CHO, ठीक है, OH, H, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, इसकी मिरर इमेज बनाऊँ मैं, तो एक ये है मेरे पास CHO, H, इधर OH आएगा, इधर आएगा OH और इधर आएगा H, और नीचे क्या है CH2OH, CH2OH, ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। ये कैसा है, इसमें अगर मैं देखूं OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड पर है, तो ये है D, ठीक है, D3O, ये इरीथ्रो शुगर है, ये 3O शुगर है, ये आगे हम देखेंगे। वैसे मैं अगर बता दूं तो ये है D इरीथ्रो, और ये क्या है, L इरीथ्रो, और इसको बोलते हैं D3O, और ये L3O, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये 3O है और ये इरीथ्रो है, लेकिन कैसी, D है और यहाँ L है, तो ये है D क्योंकि इसमें OH ग्रुप राइट साइड पर है, और ये कौन सा होगा, ये होगा L क्योंकि इसमें OH ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट साइड पर है, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। यानी कि D की मिरर इमेज कौन होती है, L, एक D है तो उसकी मिरर इमेज कौन होगी, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया है D तो उसकी मिरर इमेज कैसी होगी, L होगी। अगर उसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, ठीक है, पहले आप उसको देखो कैसा है, D है, तो उसकी जब आप मिरर इमेज बनाओगे वो हमेशा क्या होगी, L, L की मिरर इमेज हमेशा क्या होगी, D। तो ये बताने का मतलब था, और आपको D और L समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल्स करे थे, जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ग्लूकोज देखते हैं, ग्लूकोज दिया है हमको, जानते हैं कैसा होता है, OH OH, एक ऐसा विन्यास है ग्लूकोज का और एक इस तरीके का विन्यास है। ये भी क्या है, ग्लूकोज, ये भी क्या है, ग्लूकोज। अगर मैं इन दोनों को आपस में देखूं तो ये दोनों एक दूसरे की कैसी लग रहे हैं, मिरर इमेज जैसे लग रहे हैं ना। ये कौन सा ग्लूकोज है, इसमें तो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो सब पर ध्यान नहीं देना है, केवल नीचे वाले को देखना है, सब पर ध्यान नहीं देना है, केवल नीचे वाली यूनिट को देखना है। अगर OH ग्रुप राइट साइड है, इसमें OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड पर, तो ये कैसा होगा, D ग्लूकोज। इसमें OH ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट साइड पर, तो ये कैसा होगा, L ग्लूकोज। तो D ग्लूकोज की मिरर इमेज कौन होगी, L ग्लूकोज, ठीक है। कैसे देखना है, राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। ऐसे ये देखूं, मैनोज बनाऊं मैं, अगर आपको मैनोज दिया गया हो, ये है, तो ये कैसा है, D है या L है, ये क्या है, मैनोज दिया गया है, कैसा है, देखो तो OH ग्रुप का है राइट साइड, तो ये कौन है, ये D मैनोज है।
यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ पर है, राइट साइड में, तो ये क्या है, डी मनोज है। इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी तो क्या बनेगी, एल मनोज। इसकी जो मैं मिरर इमेज बनाऊंगी, डी की मिरर इमेज कौन होगी, एल। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गए होंगे कि डी और एल कैसे नामकरण दिया जाता है। उसको OH ग्रुप को देखना है। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है तो डी, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एल। इस यूनिट पर ध्यान देना है आपको, CH2OH और H वाली, इसी वाली यूनिट पर ध्यान देना है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में हम डी और एल नामकरण करते हैं, नोटेशन करते हैं, और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एमिनो एसिड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एमिनो एसिड में हमने यूनिट ली है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं होगी, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड तो होता ही नहीं अमीनो एसिड में। कभी अमीनो एसिड में ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा यूनिट कहीं होती है क्या, नहीं होती। तो वहाँ पर सीरीन को लिया गया है, ठीक है। किसको माना गया रेफरेंस में, हमने किसको लिया है रेफरेंस में, सीरीन को लिया गया है। वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। अभी कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अमीनो एसिड्स को हम डी या एल कैसे कहेंगे। एक बात और याद रखिएगा हमेशा कि जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे ना, कहाँ से, 12th में पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स, कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। तो जो भी हमें प्रकृति से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो हमेशा डी फॉर्म में होते हैं। याद रखना, हमेशा क्या होते हैं, डी होते हैं, डी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी ग्लूकोज जो हमको नेचर से मिलेगा वो हमेशा डी ग्लूकोज होगा। मैनोज जो हमको नेचुरली मिलेगा वो डी मैनोज होगा। यानी जितनी भी नेचुरली अकरिंग शुगर होती हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, डी होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, डी। उनकी एल फॉर्म अगर आपको बनानी है तो आप लैब में सिंथेसिस कर सकते हैं, लैब के अंदर उनको बना सकते हैं, लेकिन नेचर से हमेशा आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी, डी ही प्राप्त होगी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ये दिया हो आपको, अगर यहाँ पर दिया CH2OH, ये क्या है, ये गैलेक्टोज है, इसका नाम है गैलेक्टोज। कौन सी शुगर है ये, गैलेक्टोज है। हमें पता करना है ये डी है या एल है। कौन सी शुगर है ये, गैलेक्टोज। इसका पता करना है ये डी है या एल है। तो हम इसको देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं तो OH ग्रुप कौन सी साइड पर है, राइट हैंड साइड पर है। OH ग्रुप कहाँ है, CH2OH, और ये OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड पर। तो ये कैसा गैलेक्टोज है, डी गैलेक्टोज। और दूसरा होगा, इसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी, डी की मिरर इमेज कौन होगी, एल। या फिर ऐसे भी दे सकता है आपको, OH H और OH कहाँ होगा, इस साइड H और CH2OH। तो इस वाली यूनिट पर हमको ध्यान देना है। इसमें OH ग्रुप देखे तो कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए ये क्या होगा, एल गैलेक्टोज। तो आपको समझ में आ गया होगा, डी की मिरर इमेज एल होती है। और अगर आपको कोई मिरर इमेज नहीं दी गई है या फिर आपको केवल मॉलिक्यूल्स दी गई हैं, उनको बोला गया है आपको डी या एल बताना है, तो आप बता सकते हैं अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर होगा तो डी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो एल। तो यही था, डी और एल नोमेनक्लेचर ऐसे किया जाता है, बहुत सिंपल है, आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो अब हम अगले में देखेंगे RS नोमेनक्लेचर अगले लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।